गुड मॉर्निंग मैम। आज का टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टीचिंग। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज? कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टीचिंग। मतलब जो शिक्षण है वो क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। हम लोग जो पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी पढ़ा देते हैं। पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा अच्छे से प्रिपेयर होके आते हैं। हमको सोचना होता है कि हमको क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या कंटेंट पढ़ाना है। तो टीचिंग जो हम बोलते हैं कि एक सिंपल है कि जाओ क्लास में जाके पढ़ा दो, ऐसा नहीं है। टीचिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टीचिंग। ये क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपकी वैसे एक्चुअल में टीचिंग होती क्या है? टीचिंग आपके अकॉर्डिंग क्या है? टीचिंग क्या होता है? एक 2 वे 3 वे प्रोसेस होती है कि हम आपको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। ठीक है, हम आपको क्या कर रहे हैं, व्यवहारगत आपके परिवर्तन कर रहे हैं। जो हम सोच के आ रहे हैं कि हम आपके बिहेवियर में ये चेंज करना चाहते हैं, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स बना के लाते हैं कि हमें आपको ये सिखाना है, तो वो कार्य क्या हो जाता है? आपका टीचिंग का हो जाता है कि हम आपको वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं। टीचिंग इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस, टीचिंग इज अ सोशलाइजेशन प्रोसेस, टीचिंग इज अ ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोसेस, टीचिंग इज अ रिमेडियल प्रोसेस। टीचिंग इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस मतलब कि आप जो सीखते हो, जो शिक्षण कार्य करते हो, उससे क्या होता है? आपको जो हम सिखाते हैं तो उससे आपका विकास होता है ना। तो उसी की बात की गई कि तो जो आपका शिक्षण है वो क्या करता है? आपका विकास करता है। टीचिंग इज अ सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हमें शिक्षण में ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं या ऐसा पाठ्यक्रम बनाना होता है जो क्या हो, हमारी सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग हो। हमारी सोसाइटी को क्या नीड है, हमारी सोसाइटी में किस किस चीज़ों को दूर करना चाहिए, क्या रूल्स बनाने चाहिए, क्या अवेयरनेस बनाने चाहिए, क्या आर्टिकल बनाने चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए, किस तरह से आपकी सोसाइटी में चेंज करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपके क्या बनते हैं? ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका पाठ्यक्रम बनता है। ठीक है, आपके पाठ्यक्रम बनता है, उस पाठ्यक्रम को हम क्या करते हैं? आपको पढ़ाते हैं। तो ये क्या हो गया? टीचिंग इज अ सोशलाइजेशन प्रोसेस। टीचिंग इज अ ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव बेस्ड जैसे कि आप जो भी कंटेंट पढ़ाने आ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाते हो। जैसे आप कोई भी कंटेंट है, किसी भी क्लास का पढ़ा रहे हो, जैसे नाउन पढ़ा रहे हो, प्रोनाउन पढ़ा रहे हो, वर्ब, एडजेक्टिव, जलवायु, किसी भी आप सब्जेक्ट का, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे कि हमें अपने स्टूडेंट को ये चीजें पढ़ानी है। आगे मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आप टीचिंग के लिए लेते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट टीचिंग इज अ रिमेडियल प्रोसेस। रिमेडियल प्रोसेस क्या होती है? जैसे कि आपने पढ़ाया, ठीक है, आपको क्या मिलते हैं उसके बाद? फीडबैक मिलते हैं। वो आपके फीडबैक क्या होते हैं? टीचर भी देते हैं आपको आपस में और स्टूडेंट भी देते हैं। और आपको जो चीज नहीं समझ में आती है उसकी भी आपकी क्या होती है? दोबारा से टीचिंग होती है। ठीक है, और आपके टीचर को क्या क्या और इम्प्रूव करना है या बच्चों को और क्या क्या सिखाना है, तो उस तरह की टीचिंग भी दोबारा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, जैसे आपके मैंने अभी बताया ना कि कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है मेनली। सबसे पहले आप क्या करते हो? ये हो गया आपका प्लानिंग। ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग। लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नेचर है जो टीचिंग का, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ
टीचिंग। कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टीचिंग में क्या होती है, मेनली हमें 4 चीजें ध्यान रखनी होती है। कौन कौन सी 4 चीजें होती है आपकी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, अब प्लानिंग में आप लोग क्या क्या करते हो, ये सब जो एक साइकिल है, ये सब जब चारों चीजें आपकी पूरी मिलती है उसके बाद क्या होती है, आपकी टीचिंग कंप्लीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्लानिंग आता है। तो प्लानिंग में हम क्या क्या करते हैं, आपका जरा देखिए प्लानिंग में जैसे स्टूडेंट लेवल। अब यहाँ पे स्टूडेंट लेवल कौन सी बात की गई है कि आपकी क्लास कौन सी है, मतलब आप किस क्लास में पढ़ाने जा रहे हो। जैसे कि आपको 6th क्लास में पढ़ाना है तो आप 6th क्लास का चैप्टर लेके आओगे, है ना। देखोगे नहीं हम कौन सी क्लास 7th में पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या करोगे, 7th का लोगे। 8th में तो आपको स्टूडेंट का लेवल देखना होता है कि किस एज ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक है, किसको हमें पढ़ाना है। तो सबसे पहले आप प्लान करते हो तो उसमें क्या देखोगे, स्टूडेंट का लेवल और उसमें उसकी एज ग्रुप और उसका क्या, उसमें आपकी एज ग्रुप और उसके बाद आप उसकी क्लास को देखोगे। ठीक है, उसके बाद आपका होता है कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, ये समझ में आया पूरा चार्ट आपको ये वाला, ठीक है। अब देखो कंटेंट एनालिसिस करते हैं किसमें, आपके प्लानिंग में ही। कंटेंट एनालिसिस में क्या होता है, जैसे कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है आपको, जैसे कि नाउन पढ़ाना है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि मुझे नाउन में नाउन की डेफिनेशन पढ़ानी है या नाउन के टाइप्स पढ़ाने हैं, ठीक है, या वर्ब पढ़ाने हैं तो वर्ब के टाइप्स पढ़ाने हैं, ठीक, या फिर कोई भी एसएसटी का चैप्टर जलवायु पढ़ानी है या जलवायु के प्रकार पढ़ाने हैं। मतलब जो भी चीजें आपको पढ़ानी है उसका आपको क्या करना होगा, कंटेंट डिवाइड करना होगा। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हम एक ही क्लास में क्या करते हैं सारे टॉपिक कंप्लीट कर ले, ऐसा होता है, नहीं होता। तो हम क्या करते हैं उसको कंटेंट को डिवाइड करके आते हैं कि आज हमें इतना कंप्लीट करना है। क्योंकि आपके क्लास पीरियड का जो टाइम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है ना, तो आपको उसी फिक्स टाइम में आपको पढ़ाना होता है। तो अब आप फिर क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि मुझे इस पीरियड में इतने तक पढ़ाना है, ये मेरा आज का टारगेट है कि मुझे इतना कंप्लीट कराना है, इतना नेक्स्ट डे कराना है। आपके जैसे लेसन प्लान बनते हैं, यूनिट प्लान बनते हैं, तो उसमें आप कंटेंट डिवाइड करते हो ना, आपको सिखाया जाता है। उसी की बात है कि आप क्या करते हो, पढ़ाने से पहले कंटेंट डिवाइड करते हो कि किस कंटेंट को हमें पढ़ाना है। ठीक है, अब आपके ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में जैसे आप लोगों को सिखाए गए हैं ना, ऑब्जेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, है ना। मेनली आपके कौन से ज्यादा यूज होते हैं, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में आपके कौन से आते हैं, आपके पूरे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस। ठीक है, कि किस तरह से जो विद्यार्थी होते हैं वो किसी भी डेफिनेशन को समझ सकेंगे, ठीक है, कैसे एनालिसिस कर सकेंगे, कैसे सिंथेसिस कर सकेंगे। ठीक, तो आप क्या करते हो उन चीजों के लिए, आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव बना के लाते हो। ठीक है, कि हमें क्या करना है, स्टूडेंट को क्या क्या चीजें सिखानी है। तो ठीक है, प्लानिंग में ये कौन से पॉइंट आ गए आपके सारे, एक तो आपका स्टूडेंट लेवल आ गया, ठीक, उसके बाद आपका कंटेंट एनालिसिस और आपके ऑब्जेक्टिव्स कि क्या आप ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हो। क्लियर हुआ सभी को इतना? ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में आप लोग क्या क्या करते हो, जैसे आपने ऑर्गेनाइजिंग किया तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप ऑर्गेनाइज करने के लिए सिलेक्शन ऑफ ISM। ISM क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, क्या होता है ISM? हाँ, तो इसमें क्या क्या करोगे आप, सिलेक्शन ऑफ ISM। ठीक है, देखो आपके ऑर्गेनाइजिंग में ये सारे पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ ISM, जिसमें लिखा है ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे ऑडियो विजुअल एड्स में, आपके ग्लोब है, चार्ट्स है, ठीक है, मॉडल्स है, PPT है, ये सब आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट को दिखा सकते हो। ठीक है, जब देखो आप क्या करोगे, क्लास में जाओगे, ऑर्गेनाइजिंग है
तो आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑफ अ ISM, सिलेक्शन ऑफ अब आपको ये देखना होगा कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। अगर आप SST पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्लास में सोचोगे कि अगर आपने कोई नदियां वगैरह पढ़ाई है, ठीक है, नदियां पढ़ा रहे हो, तो आप क्या करोगे, नदियों पे तो उनको एकदम लेके नहीं जाओगे दिखाने के लिए, तो आप उनके लिए क्या करोगे, चार्ट लेके आओगे, कोई भी है ना, मैप लेके आओगे, ग्लोब दिखाओगे कि कौन सी जगह कहाँ पे है। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही आप किसी साइंस में भी कोई प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हो उनको कि आपको ये गैस बनाने से आपका ये चीज बनता है ना, ये एसिड बनाने से ये। तो इस तरह से आप क्या करते हो, उनको, स्टूडेंट को जब कोई भी चीज करके दिखाते हो तो आपका क्या होता है, अच्छे से स्टूडेंट को समझ में आता है। तो ये सब हमें क्या करना होता है, टीचिंग करने से पहले ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि हम क्लास में जा रहे हैं तो स्टूडेंट को किस तरह से दिखाएं, ठीक है। जैसे आप कई डिफरेंट ISM यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी सीजन पढ़ाया, ठीक है, जैसे मैं ये मॉडल आपको दिखा रही हूँ, आपने कोई सीजन पढ़ाया SST के अंदर, ठीक है, जिसमें आपने दिखाया है कि विंटर में इस तरह से होता है, समर में इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से आइस ये आ रही है विंटर में ऐसे पूरा। तो आप जब स्टूडेंट को करके दिखाते हो ना, ऐसे उनको मॉडल करके दिखाते हो, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होकर पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाई करते हैं। साइंस वालों के लिए भी आप देखो यूज कर सकते हो, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अब आपका अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाना है कि आपका ये जो होता है पाचन तंत्र किस तरह से होता है। तो आप उनको क्या करोगे, आप ऐसे पिक ला के दिखा के कौन सी चीज कहाँ पे होती है, ऐसे स्टूडेंट को क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। इससे स्टूडेंट क्या हो गया, अच्छे से समझ पाएंगे, क्लियर समझ पाएंगे। इसमें भी होते हैं कि आप जैसे कहते हो ना कि मैथ्स के लिए हम क्या ISM यूज करें, तो मैथ्स के लिए भी आप इस तरह से बना के ला सकते हो। कोई भी त्रिभुज बना के लगा दिखा दिया छोटे बच्चों को कि इस तरह त्रिभुज होता है, इस तरह आयत होता है, इस तरह वृत्त होता है। तो इससे क्या होते हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो आपको टीचिंग करने से पहले सिलेक्शन ऑफ ISM का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब आपका है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, ठीक है। अब आप सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड भी करते हो। टीचिंग मेथड मतलब आप जब ऑर्गेनाइज करते हो तो आप क्या करते हो, अपना कंटेंट देखते हो, कंटेंट में ये देखते हो कि मुझे पढ़ाना क्या है और किस मेथड से पढ़ाना है, ठीक है। जैसे आपके कई टीचिंग मेथड होते हैं, आप लेक्चर मेथड यूज कर सकते हो, प्रोजेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन, वर्कशॉप, सेमिनार, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और ये सब आपको क्या करना होगा, आपको कंटेंट में ध्यान रख के, ठीक है। अगर कोई आपका कंटेंट ऐसा है जिसपे डिबेट करा सकते हैं तो आप क्या कराओगे, डिबेट कराओगे, 2 ग्रुप बना के क्या कराओगे, डिबेट कराओगे। अगर आपका कंटेंट ऐसा है कि आप सेमिनार कराना चाहते हो उस पे, तो आप क्या कराओगे, सेमिनार से पढ़ाओगे। आपका कंटेंट आपका इस तरह का है कि आप क्या कर सकते हो, ओनली लेक्चर देना चाहते हो तो आप लेक्चर मेथड का यूज करोगे, ठीक है। और जैसे आपकी अभी वर्कशॉप हो रही है, वर्कशॉप हुई थी ना आपकी, लेसन प्लान बनाना सिखाया गया था, तो इसी तरह से अगर आप उस तरह का पढ़ाना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाह रहे हो, उनको सिखा रहे हो, ठीक है, तो उस चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो, वर्कशॉप और मेथड यूज कर सकते हो। तो ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ISM यूज करें, कौन सा टीचिंग मेथड यूज करें, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग में आपका क्लासरूम, आपका जो क्लासरूम का जो वातावरण है ना, वो भी बहुत क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट, ठीक है। अब जो क्लासरूम एनवायरनमेंट की क्या बात है, अब देखो ऑर्गेनाइजिंग, आप क्लास में गए तो आपको सबसे पहले क्लास भी तो ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है ना, उसका माहौल भी तो बनाना पड़ता है ना कि कहाँ स्टूडेंट को पढ़ाना है, किस तरह से स्टूडेंट बैठेंगे, क्लासरूम में ज्यादा गर्मी तो नहीं है ना, ज्यादा मतलब क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीजें भी बहुत ध्यान रखनी होती है हमें पढ़ाने में। क्योंकि स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट के साइकोलॉजिकल माइंड उसका फिर वही है कि गर्मी लगेगी, फैन नहीं चलेंगे तो उसका ध्यान कहाँ जाएगा, गर्मी में जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें क्लासरूम में जो आपके टेबल चेयर है वो भी क्या होने चाहिए, प्रॉपर वे में अरेंज होना चाहिए। ये नहीं है एक स्टूडेंट इधर बैठ गया एक उधर बैठ गया, वो भी क्या हो, उनका सिटिंग अरेंजमेंट भी एकदम
प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सब चीजें भी आपके टीचिंग में मायने रखती हैं। आपको टीचिंग में ध्यान रखना होता है कि आपको ऑर्गेनाइज करते समय क्लासरूम का आपका माहौल किस तरह का है वो देखना है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब आपका है नेक्स्ट पॉइंट आपका लीडिंग। तो कौन कौन से पॉइंट आते हैं? लीडिंग मतलब आप किस तरह से किसी कंटेंट को लीड कर रहे हो, है ना। तो आपका है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब कि टीचर जो बोल रहा है उसका जो कम्युनिकेशन वे है वो कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जब टीचर की लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी स्टूडेंट को तो क्या होगा, वो अच्छे से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो आप इस तरह से लीड करो कि आपका जो कम्युनिकेशन वे हो वो एकदम क्या हो, इफेक्टिव हो, स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुने। और होता है ना क्लास में स्टूडेंट का बहुत सारों का दिमाग भी आपका डाइवर्ट हो जाता है ना, तो लेकिन टीचर को इस तरह से कम्युनिकेशन वे, इस तरह से इंटरेक्शन करते रहना चाहिए कि क्या हो, वो टीचिंग क्लास जो रहे वो क्या रहे, एक्टिव रहे। और क्लास एक्टिव कब रहती है? जब आपका बोलने का वे, आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो, बोल रहे हो, तब स्टूडेंट क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए आपका जो कम्युनिकेशन वे है वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और है आपका आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या क्या है कि आप सभी जो स्टूडेंट हो सब एक जैसे हो नहीं हो, ठीक है। आप लोगों के लेवल भी क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कोई स्लो लर्नर है आपके, कोई एवरेज है और कोई हाई है। तो इससे क्या होता है, जो आपके टीचर हैं उनको क्या ध्यान रखना है, उनको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से बच्चे स्लो लर्नर है, ठीक है, कौन से आपके एवरेज है। तो टीचर जो पढ़ाता है वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ाता है, एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। क्योंकि अगर वो इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा तो क्या होंगे, स्टूडेंट सारे इंटेलिजेंट वाले तो ठीक है पढ़ लेंगे, उनको तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट है उनका क्या होगा, लॉस होगा कि नहीं होगा, तो है ना। और जो स्लो लर्नर है उनको ही अगर टीचर पढ़ाता रहेगा बार बार, ठीक है, एक ही चीज को रिपीट करता रहेगा, तो इससे जो बाकी के स्टूडेंट होंगे उनको क्या होगा, उनको लॉस होगा, ठीक है। और वो बोर भी होने लगेंगे एक ही चीज को बार बार सुनते सुनते। तो इसलिए हमें क्या करना है, टीचर को पहले ही क्या कर लेना है, सबका देख लेना है कि भाई सब तरह के आपके स्टूडेंट होते हैं क्लास में, तो हमें किस लेवल पर पढ़ाना है। हमें क्या करना है, एवरेज लेवल के स्टूडेंट को ध्यान में रख के पढ़ाना है, ठीक है। अब आपका है रेनफोर्समेंट। जैसे रेनफोर्समेंट क्या होता है आपका, पुनर्बलन कौशल, ठीक है। आप लीड कर रहे हो क्लास में, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, और क्या किया, स्टूडेंट ने आपका आंसर दे दिया, ठीक, आपने उसको बोल दिया गुड, वेरी गुड। तो इससे क्या होता है, उसको रेनफोर्समेंट मिला, ठीक है। अब देखो रेनफोर्समेंट में भी आपको ये ध्यान रखना है कि किस स्टूडेंट को किस तरह का रेनफोर्समेंट देना है और किस स्टूडेंट को किस तरह का। जो बहुत वीक स्टूडेंट होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, वो अगर कभी क्लास में आंसर दे दे टीचर का और उनको टीचर बोलते गुड, वेरी गुड, तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए वो क्या, अगर टीचर उनसे दोबारा पूछेगा ना तो वो उसको क्या करेंगे, दोबारा बताएंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या आ जाती है, अंदर से एक इनर मोटिवेट हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं कि हमसे टीचर ने पूछा और हमने बताया तो हमारा कल सही था, तो हो सकता है आज भी सही हो। तो वो क्या करेगा, दोबारा से उस आंसर को बताने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो आपके जो हाई लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनको गुड, वेरी गुड बोलो, तो हो सकता है शायद उनको इतना फर्क नहीं पड़े जितना क्या है स्लो लर्नर को पड़े। तो हमेशा क्लास में आपको रेनफोर्समेंट यूज करते रहना चाहिए। इससे क्या होते हैं, स्टूडेंट मोटिवेट होते रहते हैं, वो क्या करते हैं, क्लास में एक्टिव रहते हैं और क्वेश्चन आंसर आपके बताने के लिए भी तैयार रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव, इसी में आता है इफेक्टिव कंटेंट मास्टरी, ठीक है। अब जब आप इफेक्टिव कंटेंट मास्टरी का क्या बात है यहाँ पे कि आप कोई भी कंटेंट पढ़ा रहे हो, ठीक है, जब आपकी खुद की मास्टरी नहीं है, आप उस टॉपिक को खुद ही नहीं समझ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते। सबसे पहले आपको टीचिंग करने के लिए आपको अपने कंटेंट में परफेक्ट होना पड़ेगा। जब आप ही अपने कंटेंट में परफेक्ट नहीं है तो आप सामने वाले को कभी पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि स्टूडेंट तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना, है ना। तो टीचर को क्या करना चाहिए, अपने कंटेंट पे पूरी मास्टरी करके आना चाहिए, पूरा अपडेट होना चाहिए। जिससे रीड कर रहा है तो उसकी मास्टरी, कंटेंट मास्टरी हो, क्या हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रोलिंग, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपका कंट्रोलिंग।
ठीक है। कंट्रोलिंग में आपके क्या क्या आते हैं? स्टिमुलस, वेरिएशन, आस्किंग क्वेश्चन, evaluation of observing, evaluation, ठीक है। ऑब्जर्विंग, लर्निंग, ऑब्जर्विंग, लर्निंग। इवेल्यूशन में आपके क्या आ जाएंगे? फीडबैक, ये फीडबैक किसके हो सकते हैं? टीचर के भी हो सकते हैं और स्टूडेंट के भी। ठीक है। अब आपका कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग में क्या होता है कि आप किस तरह से एंड में क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हो, और इवेल्यूशन हो रहा है। इवेल्यूशन में क्या क्या होता है? आपका फीडबैक आ जाता है, ठीक है। फीडबैक में इसमें क्या होता है कि जैसे आपको किसी भी टीचर ने कोई कंटेंट पढ़ाया है ना, टीचर ने या आपके साथी लोग, अभी आप लोगों के जो होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को फीडबैक देते हो, कोई पढ़ाता है तो उसी तरह से यहाँ पे बात की गई है कि कोई भी कुछ कंटेंट पढ़ाया तो उसके लिए आप क्या करोगे? फीडबैक दोगे कि उसने किस तरह से पढ़ाया उसको, है ना, और उसको क्या और अच्छा करना चाहिए, क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो है। अब ये फीडबैक आपके टीचर्स भी आपको भी देते हैं, आप भी टीचर्स को देते हो, है ना। तो इससे जो कमियां हैं वो सारी कमियां क्या होती है? दूर हो जाती है ना। और आप लोगों को कोई चीज ऐसी रह जाती है जो समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए आपकी रिमीडियल टीचिंग भी हो जाती है कि आपको वही टॉपिक क्या करा, आपको फिर से पढ़ाया भी जाता है आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आपका है इवेल्यूशन में ऑब्जर्विंग लर्निंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो लर्निंग सिस्टम है, मतलब आपके किस तरह से आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से आपकी क्लास का इंटरेक्शन हो रहा है ना, किस तरह का क्लास का माहौल है, किस तरह से बच्चे क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, किस तरह से आपकी कंटेंट मास्टरी है, तो ये सब भी आपका क्या होता है? पूरा ऑब्जर्व होता है कि किस तरह से लर्निंग हो रही है, आपकी भी लर्निंग हो रही है और आप किस तरह से पढ़ा रहे हो। तो ये सब चीजें किसमें आती है? आपकी कंट्रोलिंग में आती हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इसमें 4 पॉइंट आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टीचिंग में: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, क्लियर एवरीवन? यस मैम। थैंक